हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अमित सोलंकी आपका इस रूटेक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पीछे 4 क्लासें हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है और अब धीरे-धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ चलते जाएँगे। तो जिसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, तो पीछे वाली क्लास ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको ये क्लास समझने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। ठीक है? क्योंकि आपको बेसिक्स रूल नहीं पता होंगे। ठीक है? आइए चलते हैं आगे। कल हमने 19 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था। आज हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ से, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, ठीक है? और एक मैंने लिखा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, ठीक? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है? ये दोनों क्या नहीं है? ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि इनको दोनों को सोल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं इसकी बात करूं, तो ब्रैकेट के बाहर ऊपर 2 है स्क्वायर में, फिर उसको ब्रैकेट में ऊपर 2 है, ठीक, स्क्वायर में। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा राइट साइड वाली को, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? इसका मतलब तो ये है। हालांकि ये तो सेम है, लेकिन जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3 कर देता, ठीक है? यहाँ पे कर क्या कर देता, 3 कर देता, तब ये सेम नहीं होती, सॉरी। 2 होता तो ये सेम हो जाती, क्योंकि ये भी 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या होता, 3 होता, ठीक है? तो क्या होगा कि ये जो 2 है और ये 3 है, ये मल्टीप्लाई में आएंगे, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 6। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे ना, जिसके ब्रैकेट नहीं है कहीं पे भी, तो इस 2 की पहले इस पावर वाले को सोल्व किया जाता है, पहले इसको सोल्व किया जाता है। तो 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये होता है 2 की पावर 8, ठीक है? जबकि ये क्या होगा, 2 की पावर 6। तो अभी जो हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो ये उस तरीके से नहीं हो सकता कि 95 की 783 की पावर 95 और उसकी भी पावर जो है 96 है, ठीक है? तो इसको समझने से पहले हम जो कंसेप्ट समझने चाहते हैं वो देखें। जैसा हमने सीखा है कि सबसे पहले तो हमें पावर को 4 से भाग दे करके ये देखना होता है ना कि कितना रिमाइंडर बच गया, क्योंकि हम यूनिट डिजिट जो है निकाल रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, कि जैसे मैं 7 गुना में 6 गुना में 11, इसको अगर मैं 4 से भाग दूँ, तो मैंने रिमाइंडर निकालने के लिए बताया था ना कि कंप्लीट भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 7 को भाग दे करके देखो, 3 रिमाइंडर बच रहा है। 6 में भाग दे करके देखा, 4 से 2 रिमाइंडर बच रहा है। 11 में भाग दे करके देखा, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 ती 18, यानी कि 18 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है? अगर प्लस का निशान होता तो क्या हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता। अगर मान लो प्लस का निशान होता, 7 + 6 + 11, ये इस तरीके से होता 4 से भाग देने के लिए। तो अभी मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है कि सर सीधा जोड़ के ही 4 से भाग देकर देख लो, ठीक है? तो यहाँ से 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 2 रिमाइंडर और यहाँ से 3 रिमाइंडर। तो 3 2 5 और 3 8, यानी इसका मतलब क्या है कि 4 से कंप्लीटली भाग हो रही है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, शेषफल 0 बच रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि एक थ्योरम, एक कंसेप्ट काम करता है यहाँ पे। जो हमारा क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट क्या काम करेगा, देखिए। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखिए, अगर इफ ax प्लस के और इसकी पावर n और भाग कर रहे हैं हम किससे, a से, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो क्या बचेगा, वो बचेगा हमारा k की पावर n। k की पावर n हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है। और अगर इफ ax माइनस के की पावर n और भाग दे रहे हम किससे, a से, तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो क्या बचेगा, माइनस के की पावर n, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा सर क्या समझा दिया क्या नहीं। तो देखिए बेटे, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर ये पावर n ना हो करके ये पावर 2 होती, क्या होती, पावर 2 होती, तो ax प्लस के और ax प्लस के लिख देते हैं ना हम इसको, और भाग में क्या कर देते हैं हम, a। अगर ये पावर 2 होती तो क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता था, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता था। तो अगर ये पावर n है तो क्या इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ax प्लस के, ax प्लस के, इस तरीके से कितनी बार है ये, n बार है, कितनी बार है, n बार, ठीक है। और इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, a से, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मैं ये कह दूं कि 17 17 को मैं भाग दे रहा हूं किससे, 4 से भाग दे रहा हूं, 17 को किससे भाग दे रहा हूं, 4 से, और 17 की पावर n है, 17 की पावर क्या है, n है, ठीक है। तो 17 की पावर n को अगर मैं 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मुझे ये निकालना हो। तो यहाँ पे जो ये 17 है ना और ये 4 है, इस 4 को मैंने क्या माना, a मान लिया, इस 4 को क्या मान लिया, a। और इस 17 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, मैंने इस 17 को लिखा 16 प्लस में 1, क्या लिख लिया, 16 प्लस में 1, ठीक है, और बटे में 4, और यहाँ से पावर क्या हो गई, n हो गई, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि ये जो 16 है ना, ये 16 4 से कंप्लीटली भाग जाता है, ये 16 4 से कंप्लीट भाग जाता है। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ जब 4 से 1 में भाग दूंगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे पावर n है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था ना, 16 + 1, 16 + 1, क्योंकि अगर पावर 2 होती तो 16 + 1 इंटू 16 + 1 लिख सकते थे। पावर n है तो इसी तरीके से ये क्या होगा, ये n बार आएगा, इस तरीके से कितनी बार आएगा, n बार आएगा। और हम इसको किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। तो आपको ये पता है कि 4 का मल्टीपल 16 है ना, 16 4 से कंप्लीटली भाग हो रहा है। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, एक, एक में 0 जोड़ेंगे तो फाइनल क्या बचेगा, 1। तो यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, सबका 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 गुना 1 गुना 1 कितनी बार, n बार। तो अगर 1 गुना 1, जैसे कि यहाँ पे तो 1 गुना 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, जैसे कि 2 गुना 2 होता, तो क्या उसको 2 की स्क्वायर नहीं लिखते। अगर वो 3 बार गुना हो रहा होता तो क्या उसको 2 की पावर 3 नहीं लिखते। तो अगर ये रिमाइंडर गुना में है सारे के सारे, तो जब सबको n बार तक गुना करेंगे तो क्या वो 1 की पावर n नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा कि इस a से जब मैं इसमें भाग करूंगा तो ये ax तो भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, k बचेगा, ठीक है। जब इसमें भाग करूंगा मैं
तो ये ax भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, k बचेगा। यहाँ से भी क्या बचेगा, k बचेगा, और यहाँ से भी क्या बचेगा, k बचेगा। ठीक है, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में, सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो आगे n बार तक मल्टीप्लाई में आएगा ये। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो कोई 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसको स्क्वायर लिखते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई हो तो उसको क्यूब लिखते हैं, तो n बार मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, k की पावर n। ठीक है, तो यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो k की पावर n बचेगा। और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब इस k का मान 1 हो। अगर इस k का मान 1 है ना, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 की पावर n, यानी कि 1 की पावर आप कितनी भी कर दो, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस के केस में हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का के, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस का के शेष बचता, यहाँ माइनस के होता तो यहाँ पे माइनस के शेष बचता। तो माइनस के माइनस के माइनस के और n बार है तो वो माइनस के की पावर n हो जाता, रिमाइंडर क्या बचता, माइनस के की पावर n। आपने पिछली अगर क्लासें देखी हैं तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के बात करना चाहूँ, जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 17 की पावर 83, 17 की पावर 83, और इसको मैं किससे भाग दूं, 16 से भाग दूं। ठीक है, तो क्या ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्या 17 को मैं 16 प्लस में 1 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, और उसकी पावर 83, और बटे में क्या है 16। ठीक है, और अभी जब ये 16 प्लस 1 यानी कि 83 बार मल्टीप्लाई है, यानी कि 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, और ये कितनी बार तक चलेगा, 83 टाइम्स तक। कितना, कितनी बार होगा, 83 टाइम्स। और इसको हम किससे भाग कर रहे हैं, 16 से भाग कर रहे हैं, तो 16 से जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यहाँ से क्या रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से ये तो 0 बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से कितना, 16 से ये तो कम्प्लीटली भाग चला जाएगा, तो यहाँ से क्या रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा। प्लस का निशान है तो एक में 0 जोड़ोगे तो एक ही आएगा, तो फाइनल जो होगा वो यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, और निशान यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई। तो एक की अगर 83 बार है तो 83 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यही होगा ना कि एक की पावर 83, जो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, एक की पावर 83। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 17 की जगह पे 15 होता, तो 15 होता तो मैं उसको 16 माइनस 1 लिखता, और 16 माइनस 1 लिखता तो माइनस 1 यहाँ पे बचता, माइनस 1 यहाँ पे बचता, माइनस 1 यहाँ पे बचता, और अगर जितनी पावर है ना तो वो -1 की पावर उतनी ही हो जाती। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि एक की पावर 83, एक की पावर 83 का मतलब क्या है, 1, यानी कि जो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। ठीक है, तो 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचा, एक बचा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है इकाई का अंक निकालना, तो इकाई के अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को, यानी कि ये जो 17 की पावर है, जैसे कि ये 17 की पावर 83 है, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं, 17 की पावर 83 को किससे भाग दूं, 4 से भाग दूं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या मैं इसको 16 प्लस में 1 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर 16 प्लस 1, फिर से 16 प्लस 1, तो इस तरीके से कितनी बार, 83 टाइम्स तक। ठीक है,
और जब भाग देंगे हम इसको किससे, 4 से, तो ये 16 तो कंप्लीट भाग हो रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 16 तो कंप्लीट भाग हो रहा है, यहाँ से तो 0 बचेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, यहाँ से भी 1, और इसी तरीके से 83 बार क्या आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई का निशान है, तो 1 को जब 83 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 की पावर 83, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो 1 की पावर 83 क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 4 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और वही रिमाइंडर हम केस का मानते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया होता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मैं ये कहूँ कि 33 की पावर 100, 33 की पावर 100, इसको भाग दो आप किससे, 34 से भाग दो, और मुझे ये बताओ कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको 34 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 34 - 1 की पावर 100 बटे में 34, और ये पावर 100 है, मतलब 34 - 1 की 100 बार गुना हो रही है। ठीक है, यानी कि 34 - 1, 34 - 1, 34 - 1, 34 - 1, और कितनी बार, 100 बार, कितनी बार, 100 बार, 100 बार ऐसा हो रहा है, और भाग दे रहे हैं किससे, 34 से। तो 34 तो भाग चला जाएगा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 34 से भाग देंगे इसमें -1, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। यहाँ से क्या बचेगा, -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, और ये 100 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 100। और मैं आपको ये बता दूं कि -1 की पावर यदि कोई इवन है, यदि -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर -1 की पावर कोई ओड नंबर है, अगर -1 की पावर कोई ओड नंबर है, तो वो क्या होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 की पावर 100, तो -1 की पावर जब 100 होगी, और 100 कैसा है, इवन नंबर है, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। यानी कि 34 से भाग देने पर इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, पिछले क्वेश्चनों में भी हम करते आए थे, जैसे कि अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। जैसे मैं ये कह दूं कि 20 गुना 21 गुना 22 गुना 23, मैं ये कहूँ, बताइए 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। आप कहेंगे सर कि 20 कंप्लीटली भाग हो रहा है, और अगर 20 कंप्लीटली भाग हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, कंप्लीट भाग होगी, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे 20 ना होकर के ये यहाँ पे 19 होता, जैसे कि मैं अलग क्वेश्चन ले लूँ, यानी कि 19 गुना 21 गुना 22 गुना 23, इनकी 4 से भाग दूं, तो आप कहेंगे सर कि कंप्लीट भाग दे करके मत देखो, यहाँ से हमने देखा 3 रिमाइंडर, यहाँ से हमने देखा 1 रिमाइंडर, यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा, 4 से भाग देने पर यहाँ पे कितना बचा, 3 रिमाइंडर। और हम अब ऊपर वालों की गुना कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी कि 18 में मैंने 4 से भाग दे करके देखा, रिमाइंडर बचा मेरा 2। तो यानी कि कैसे भी करके देख लेना, रिमाइंडर 2 ही आएगा। ये तरीका मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 783 की पावर 95 और 95 की पावर 96, ये है। तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि ये इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इसमें पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, और इसको सोल्व करके हमने ये पता लगाना पड़ेगा कि 4 से भाग जाने पर, 4 से भाग जाने पर इसमें रिमाइंडर कितना बचता है, और जो रिमाइंडर बचेगा, मान लो एक रिमाइंडर बच गया 4 से भाग देने पे, यानी कि 3 की पावर 1, और वही जो होगा इकाई अंक होगा। यदि 2 रिमाइंडर बच गए, यानी कि 3 की पावर 2, वही रिमाइंडर होगा, इकाई अंक होगा। तो पहले इसको ले करके देखेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि 95 है, 95 5 की पावर 96, और मेरे को भाग देना है किससे, 4 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या इस 95 को मैं 4 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर कि 96 जो है ना, वो यानी कि 96 जो वो 4 का मल्टीपल है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि 96 घटा में 1, 95 को 96 घटा में 1 लिख सकता हूँ ना, और उसकी पावर क्या है, 96, और ये क्या है, 4। तो इसको क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 96 - 1, 96 - 1,
96 माइनस 1, और कितनी बार तक, 96 बार है ना, तो 96 टाइम्स तक, कितनी बार तक, 96 टाइम तक। और जब मैं इसको भाग दूंगा किससे, 4 से, तो 96 कंप्लीटली भाग जाता है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा शेषफल, -1। 96 भाग जाएगा, यहाँ से भी कितना बचेगा, -1, यहाँ से भी कितना बचेगा, -1। और ये कितनी बार है, 96 बार, ठीक है, यानी कि -1 की पावर 96, -1 की पावर 96। ये चीजें आपको करनी नहीं है आगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहीं से आपने पता लगाना लेना था कि अगर 96 4 से कम्प्लीटली भाग हो रहा है, तो -1 की पावर 96 जो होगा हमारा रिमाइंडर बचेगा। और -1 की पावर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि 4 से भाग देने पर इसको हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और शेषफल 1 बचने का मतलब क्या है, कि 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3। तो यही हमारा आंसर है, जो इकाई होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये था बिल्कुल बेसिक। अब इस बेस को लेकर के कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन बना लेगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ये बेस पता चल गया ना, तो आगे के क्वेश्चन आप आराम से निकाल दोगे। जैसे कि क्वेश्चन और करो आप, जैसे ये वाला देखो, ठीक है, इसको करो। जैसे क्वेश्चन है 968, 968 की पावर है 85, और उसकी भी पावर है क्या, 86। अब आपको ये पता है कि ये जो ऊपर पावर दी हुई है, अगर इसको मैं 4 से भाग दे के ये पता लगा लूं कि शेषफल कितना बचेगा, जैसे कि शेषफल 1 बच गया, यानी कि 8 की पावर 1, और वही क्या होगा, इकाई अंक होगा। अगर 2 शेषफल बच गया तो यानी कि 8 की पावर 2, वही क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो 85 की पावर 86 है, ठीक है। तो 85 की पावर 86, और हमें भाग किससे देना है, 4 से। तो हमें ये देखना है कि क्या मैं इस 85 को, जो ये बेस है, क्या इसे 4 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा और एक कम लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर कि 84 4 से भाग जाता है, और 84 प्लस में एक लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर मैं इसको 84 प्लस में एक और इसकी पावर 86 लिख सकता हूँ, बटे में 4, तो अगर 84 ये 4 से भाग जाता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या +1 की पावर 86 नहीं बचेगा। आप कहेंगे सर कि बिल्कुल बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, 1 की पावर 86, और 1 की पावर 86 क्या होता है, 1। यानी कि हमारा जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 8 की पावर 1 क्या होगा, 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 क्या होता है, 8। तो जो इकाई का अंक जो इसमें आएगा वो 8 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल लेकर के देखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 53, 53 की पावर 46, और ये है 256, ठीक है। इस तरीके से लिखा होता कि 256 की पावर 53, 53 की पावर 46। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमने कुछ भी भाग दे करके नहीं देखना था। क्यों नहीं देखना था, कि लास्ट में जो है ना 6 है, और 6 की तो आप कितनी भी पावर कर दो, तो जो लास्ट डिजिट होना है वो तो क्या होना है, 6 ही होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता, तो 0 होता तो क्या होता, 0। यहाँ पे 1 होता तो कितनी भी कैसी भी पावर करो, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी करो, वो नहीं होता, ठीक है। 5 होता है यहाँ पे, तो अगर 1 होता, 6 होता, 0 होता, 5 होता, तो क्या होता, 1 होता तो 1 आ जाता, इकाई का 6 होता तो 6 आ जाता, 0 होता तो 0 आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता। लेकिन बाकी जो बच गए जितने भी नंबर, तो हम चेक करके देखेंगे, है कि नहीं। तो उसी तरीके से क्या होगा कि जैसे मैंने कोई और नंबर ले लिया, मैंने कहा आपको 427, ठीक है, 427 है, तो 427 की पावर मैंने कर दिया 44, और 44 की पावर मैंने 46 ले ली। क्या ले लिया, 44, और 44 की पावर 46। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हम इसको भाग दे करके देखेंगे 4 से, और 4 से भाग देने के लिए क्या होगा। अब आप ये बताओ, जब 44 ही 4 से कंप्लीटली भाग जा रहा है,
तो 44 की कितनी भी मैं पावर कर दूं वो भी 4 से भाग जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला 4 से कंप्लीटली भाग जा रहा है। 4 से क्या जा रहा है? कंप्लीट भाग जा रहा है। तो 4 से अगर कंप्लीट भाग जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 बचेगा इसका मतलब क्या है कि पावर 4, और पावर 4 किसकी? 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 क्या होती है? 1। इकाई का अंक क्या आएगा? 1। अगर ऐसे याद नहीं रहता है कि 7 की पावर 4 क्या होती है, तो 7 की पावर 2 तो याद रहता है ना। 49 मल्टीप्लाई 49 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 81, और 81 का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे 43 होता, तो अगर यहाँ पे 43 होता, अब कहानी दूसरी हो जाती। तो इसको मैं क्या लिखता? मैं इसको लिखता 44 माइनस 1 और उसकी पावर 46, और 4 से भाग दे करके देखता है तो 44 भाग चला गया, यहाँ तो 0 बचता, तो -1 की पावर 46 होता, -1 की पावर 46। और -1 की पावर 46 का मतलब क्या है? क्योंकि पावर इवन है, और इवन है तो -1 की पावर अगर इवन करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, और 1 के इक्वल होगा यानी कि रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो 4 से भाग देने पर अगर इसको रिमाइंडर 1 बचता यानी कि 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होती है? 7। तो आंसर हमारा क्या हो जाता? 7 हो जाता। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझोगे। यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या किया कि उन्हीं क्वेश्चन को अब इस तरीके से अलग अलग करके लिख दिया उसने। ठीक है। अब पहले इससे निकालेंगे हम कि रिमाइंडर क्या बचेगा, जो इकाई का अंक क्या आएगा, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, और फिर इसका। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हमें तो जैसे कि ये है 71 की पावर 75। ठीक है। इसको किससे भाग दे करके देखना है? 4 से भाग दे करके देखना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप सीधा भी यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है। तो 72 4 से भाग जाता है, यानी कि 72 -1 लिख सकते हैं ना इसको, यानी कि 72 -1। ठीक है। और 4 से भाग दे रहे हैं, पावर क्या है? 75। तो 72 4 से कंप्लीट भाग चला गया, यहाँ तो 0 बचेगा, यानी कि -1 की पावर 75। और -1 की पावर ओड है, -1 की पावर अगर ओड है तो -1 रिमाइंडर क्या बचा? -1 रिमाइंडर बचा। अब ये -1 रिमाइंडर का कंसेप्ट और समझ लो भाई, कि रिमाइंडर -1 बच गया तो ये क्या चीज है। तो हम समझते हैं कंसेप्ट छोटा सा, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है। आप कहेंगे सर कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है। यानी कि ऋणात्मक शेषफल। ठीक है। जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल से मैं अगर बात करूं तो जो 5 है, अगर मैं 5 को 4 से भाग दूं, आप कहेंगे सर कि 4 एकम 4, और जो हमारा शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। तो ये शेषफल है, ये क्वोशंट भागफल है, ये डिवाइजर भाजक है, और ये डिवाइडेंड ये क्या है? भाज्य है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारा शेषफल 1 बचा है, और हम यही शेषफल अब तक पढ़ते हुए आए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। कैसा रिमाइंडर है? पॉजिटिव रिमाइंडर। इस रिमाइंडर का मतलब ये है कि इस 5 में से अगर मैं ये 1 घटा दूं ना, इस 5 में से अगर ये 1 घटा दूं तो मेरी संख्या 4 निकल के आएगी, और 4 है ना वो इस डिवाइजर से कंप्लीटली भाग हो जाएगी। ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आया। तो एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि जैसे कि इस 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3 है। इस 4 का और 1 का डिफरेंस कितना है? 3 है। अगर मैं इस 5 में, अगर मैं इस 5 में ये 3 जोड़ दूं तो ये 8 आएगा, और ये 8 भी क्या होगा? इस 4 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ये 8 भी क्या होगा? इस 4 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो 3 है ना, ये वाला 3 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है। ये वाला 3 क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया और मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जिससे मैंने भाग दिया है उसमें से मैं इसको घटा दूंगा, यानी कि अगर मैं 4 में से 3 घटा दूंगा तो क्या होगा? एक हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने 15 में भाग दिया 4 से।
ठीक है। तो 4 से भाग दिया आपने, तो 4 तिये 12, बचा कितना 3। तो ये वाला जो 3 आया है ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर। ये क्या हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो और इनका डिफरेंस जो है वो, इनका डिफरेंस क्या है 1। तो अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, तो ये वाला क्या होगा हमारा नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि -1 हमारा क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है। और मैं ये कह दूं कि कोई संख्या थी जिसको मैंने 4 से भाग दिया, और 4 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर -1 आया। क्या आया, रिमाइंडर -1। तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इस 4 में से -1 घटा देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं कि मैंने किसी संख्या को 16 से भाग दिया। किससे भाग दिया, 16 से, और मेरा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आया मेरा -8। रिमाइंडर क्या आया, -8। तो मुझे बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर सीधी सी बात है, 16 में से -8 घटा दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 8। ठीक है। इस माइनस रिमाइंडर का जो है ना, जो यूज है हम कहाँ करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्या लेना होगा, हमेशा पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको, छोटे से एग्जाम्पल से ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने 11 गुना में 12 गुना में 13 गुना में 14। ठीक। मैं ये कहूँ कि 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 11 में 5 से भाग दे करके देखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 12 में 5 से भाग दे करके देखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 2। 13 में 5 से भाग दे करके देखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 14 में 5 से भाग दे करके देखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 4। गुना का निशान है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 6 चौके 24। और आप 24 को क्या कर लेंगे, 5 से भाग दे करके देख लेंगे। आप कहेंगे सर 20 भाग चला जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 4 रिमाइंडर। लेकिन इस क्वेश्चन की बजाय मैं ऐसा कहता कि 98 मल्टीप्लाई 99, और भाग दो किससे, 100 से भाग दो। तो 100 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो भाई सीधी सी बात है। अब यहाँ तो अगर आप ऐसा करोगे कि 100 तो भाग 98 भाग नहीं जा रहा, और 98 ही रिमाइंडर बच गया। 99 100 से भाग नहीं जा रहा, 99 ही रिमाइंडर बच गया। और गुना का निशान, अब गुना करो इनकी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो चूज करेंगे। तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे चूज होगा, 100 से मैंने भाग किया इसमें, तो यहाँ पे -2 बचा। कितना बचा, नेगेटिव रिमाइंडर -2। ठीक है। अगर 98 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -2। ठीक। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1। और गुना का निशान है, तो गुना का निशान, तो -2 की जब गुना करेंगे -1 के अंदर, तो माइनस माइनस जो है गुना होके प्लस बना देगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक। अगर मान लो एक और संख्या होती, जैसे कि यहाँ पे 97 होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता -3। तो अब क्या होता कि -3 की -2 में गुना करने पे वो 6 हो जाता, 6 की फिर -1 में गुना करने पर वो -6 हो जाता। तो रिमाइंडर बचता -6। लेकिन जो आंसर लिखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लिखा होगा। तो सीधी सी बात है, -6 अगर रिमाइंडर है तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 में से क्या कर देंगे, इस 6 को घटा देंगे, यानी कि 94 जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। किसका, इस क्वेश्चन का। क्या बात है समझ में आई। तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम करते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो क्या हो गया, जो रिमाइंडर है वो -1 आ गया, किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर। तो -1 आ गया, तो हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 4 में से मैं इसे 1 को घटा दूंगा, तो 3 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। इनकी 3 पॉजिटिव रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, 8 की पावर 3। 3 पॉजिटिव रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, 8 की पावर 3। और 8 की पावर 3 क्या होती है, 8 की पावर 3 क्या होती है। ठीक। यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 64, 8 चौके 32। यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा।
यानी कि इस संख्या से जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आपको ये पता है कि 44-1, इसको मैं क्या लिखूंगा, 44-1, यानी कि -1 की पावर 48, और -1 की पावर 48 क्या होगा, 1, क्योंकि 44 भाग जाता है 4 से, तो 1 यानी कि पावर 1, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3, यानी कि यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें, 91 की पावर 92, ठीक है, 91 की पावर 92, तो क्या इसको मैं 92-1 नहीं लिख सकता हूँ, 92-1 और उसकी पावर 92, 4 से भाग दे रहा हूँ, यानी कि -1 की पावर 92, यानी कि -1 की पावर 92, क्योंकि 92 तो भाग जा रहा है ना। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो -1 की पावर 92 का मतलब क्या है कि +1, और +1 रिमाइंडर बचेगा 4 से भाग देने पे, यानी कि 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 क्या होगी, 4, 4 की पावर 1 क्या होगी, 4। ठीक, यहाँ देखें 84, 84 की पावर 85, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि किससे भाग देना हमने, 4 से। तो अगर 84 ही 4 से कंप्लीटली भाग हो रहा है, तो 84 की कितनी भी पावर हो वो सारी की सारी 4 से कंप्लीटली भाग होगी, और कंप्लीट भाग होंगी, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि 9 की पावर 4, और 9 की पावर 4 यानी कि इवन, 9 की पावर इवन क्या होती है, 1, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ से। ठीक है, गुना का निशान है तो गुना का निशान, और 6 की तो तुम कितनी भी पावर कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 का तो 6 ही आना है, क्या आना है, 6 ही आना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, और 24 में इकाई का अंक 4, फिर 4 छिके 24, और 24 में क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 4, 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में देखें। देखिए अगला क्वेश्चन, 87, 87 यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटे, आप क्या है, आप जल्दी जल्दी करना, ठीक है। 87 को मैं 88-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 88 4 से भाग जाता है, यानी कि ये क्या होगा, ये -1 की पावर 88 हो जाएगी, और -1 की पावर 88 का मतलब क्या है कि 1, ठीक, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 से भाग देने पर इसको रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यानी कि 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होती है, 7। यहाँ पे देखेंगे 92, 92 की पावर 93, जब 92 ही 4 से कंप्लीटली भाग जा रहा है, तो 92 की कितनी भी पावर हो वो भी 4 से कंप्लीटली भाग जाएंगे, यानी कि जब 92 की पावर 93 को हम सोल्व करेंगे तो 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बचेगा, वो 0 बचेगा, और 0 बचेगा इसका मतलब क्या है कि 9 की पावर 4, और 9 की पावर 4 यानी कि 9 की पावर अगर इवन है, तो 9 की पावर अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, 1, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान कर देंगे बीच में। सेम यहाँ पे 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 84+1, और 84+1 का मतलब क्या है कि 1 की पावर 86, यानी कि यहाँ से क्या होगा, 84+1 86, भाग दे रहेंगे इससे 4 से, तो 1 की पावर 86, और 1 की पावर 86 का मतलब क्या है, 1, यानी कि इसको 4 से भाग देने पर क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2, 7 दूनी 14, और 14 में इकाई का अंक क्या है, 4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे गुना का निशान है, अगर यहाँ पे गुना की जगह प्लस का निशान होता, अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता तो हम क्या कर देते, 7 प्लस में 1 प्लस में 2, तो आंसर क्या हो जाता, 7 8 और 2 10, और 10 में इकाई का अंक क्या आता है, 0, तो हमारा क्या हो जाता है, 0। ठीक, जैसे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन और करके देखा मुझे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में ले दिया मैंने। अब देखो
72 - 1, 72 - 1 क्या होता है 71, यानी कि 72 तो भाग चला जाएगा -1, यानी कि -1 की पावर 72। देखो क्या मैं इसको 72 - 1 और 72 लिख सकता हूँ? किससे भाग दे रहे हैं? 4 से। 72 भाग चला गया, है तो 71 ही ना ये। तो -1 की पावर 72, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? +1, क्योंकि पावर क्या है? इवन। तो अगर एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का मतलब क्या है? 8। ठीक है, इसको देखेंगे। 84 + 1 यानी कि 1 की पावर 86, यानी कि यहाँ से क्या होगा? 7 की पावर 1, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक, ये देखो 88 - 1 और -1 की पावर 88, यानी कि -1 की पावर अगर 88 करेंगे हम तो +1 आएगा, यानी कि 9 की पावर 1। और 9 की पावर 1 का मतलब क्या है? 9, निशान प्लस का, यहाँ भी प्लस का। यहाँ देखें 68, 68 कंप्लीटली भाग जा रहा है 4 से, तो 68 की कितनी भी पावर होगी वो सारे की सारी क्या होंगी? 4 से कंप्लीट भाग होगा, यानी कि इसको भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा 4 से। और 0 बचने का मतलब क्या है? कि पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 क्या होती है? 1। ये कैसी होता है ना, इकाई का अंक क्या होगा? 1। अब इनको जोड़ देंगे, 8 और 7 15, 15 में भी इकाई का अंक 5, 5 और 9 14, 14 में भी इकाई का अंक 4, 4 और 1 5, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपने इसी क्लास से देखना स्टार्ट किया तो आप पीछे की क्लास को जाके जरूर देखें, क्योंकि अगर पीछे की क्लास से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल क्या होगा? वो बूस्ट होता हुआ चलेगा। यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कुछ बच्चों ने तो ऐसा करना स्टार्ट कर दिया होगा कि पहले मैं इसको सोल्व करूं, पहले मैं इसको सोल्व करूं, पहले फिर इसको सोल्व करूं, फिर इसको सोल्व करूं, इसको और सबको सोल्व कर करके मैं क्या करूं? यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे नंबर, इस तरीके से कोई नंबर रख के फिर गुना करके मैं आंसर निकालूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक नंबर आया 5 की पावर 6 और 7। अब मुझे ये बताओ कि 5 की तो कितनी भी पावर कर दूं मैं, कितनी भी पावर कर दूं, जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे 2 है, 2 की कितनी भी पावर कर दो, यानी कि इसको भाग देने के बाद रिमाइंडर चाहे 4 से भाग देने पे कुछ भी बच रहा होता, यानी कि 2 की पावर 1 अगर बच रहा होता तो 2 रिमाइंडर, इकाई का अंक 2 आता, 2 रिमाइंडर बच रहा होता तो 4 आता, 3 रिमाइंडर बच रहा होता तो 8 आता, 4 रिमाइंडर बच रहा होता तो इकाई का अंक 6 आता। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये 2 कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है। 2 कैसा नंबर है? इवन। तो इसकी कितनी भी पावर कर दूं, जो इकाई का अंक आएगा ना वो इवन ही आएगा। वो क्या आएगा? इवन आएगा। यहाँ से हमारा इकाई का अंक कोई इवन नंबर आ रहा है और यहाँ से इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो क्या ये आपस में गुना होंगे? इवन नंबर कुछ भी ले सकते हो, 2 4 8 6। तो क्या वो 5 से मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 0 नहीं बना देगा? मैंने बताया था पिछली क्लास स्टार्ट करने से पहले कि 5 के मल्टीप्लाई में यदि कोई इवन नंबर है, ठीक है, यदि कोई इवन नंबर आ गया तो वो 0 बना देगा और फिर 0 के बाद में इवन ओड कुछ भी आ जाए वो क्या रहेंगे? आखिर में 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई इवन नंबर नहीं है, कोई भी इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो अगर सारे के सारे ओड नंबर होंगे, तो सारे के सारे ओड नंबर होंगे तो क्या होगा? तो इकाई का अंक 5 रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाता है। क्यों हो जाता? कि इसको सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा और 8 6 4 2 इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई इवन नंबर आएगा और इकाई का कोई इवन नंबर होगा तो वो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट में 0 बना देगा। ठीक है, तो इसका इतना सा ही आंसर था कि जैसे ही आपने देखा कि 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, 5 है तो यहाँ से 5 आएगा और इवन नंबर है तो 0 होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया फैक्टोरियल, यानी कि ये मैंने क्या लिख दिया? 76 फैक्टोरियल ऊपर पावर 98। पहले इस फैक्टोरियल को समझते हैं कि फैक्टोरियल है क्या। देखिए,
इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे एक फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या लिखना है, एक फैक्टोरियल, या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये फैक्टोरियल का निशान है, ठीक है। या फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, या फिर मैं इसको फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा। ये दो तरीके से लिखा जाता है मोस्टली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने दो का फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। तो ये दो का फैक्टोरियल है, इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा यानी कि अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब है कि दो गुना में एक, ठीक है। जिसका फैक्टोरियल बोला है ना, उसको एक तक गुना में लेकर के आ जाओ। जैसे कि तीन का फैक्टोरियल है, तो तीन का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तीन गुना में दो गुना में एक, ठीक है। जैसे कि चार का फैक्टोरियल है, तो चार का फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, चार गुना में तीन गुना में दो गुना में एक। जैसे कि पाँच का फैक्टोरियल, पाँच के फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, पाँच गुना में चार गुना में तीन गुना में दो गुना में एक। और छः के फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, छः गुना में पाँच गुना में चार गुना में तीन गुना में दो गुना में एक। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यानी कि जिसका फैक्टोरियल बोला है तो उसके वहां से स्टार्ट हो जाओ और नीचे डाउन चलते चले जाना मल्टीप्लाई में वन तक, ठीक है। मुझे ये बताओ दो के फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कि दो। तीन के फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो तीन दूनी छः हो जाएगा। चार के फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, तो 24 के इक्वल हो जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। पाँच का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर कि 24 म्हणजे 120 के इक्वल हो जाएगा। छः का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, तो 120 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 720 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद 5 आया, क्या आया, 5। और इस 5 ने, इस फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या था कि 5 गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर भी कि एक 5 और एक दो मिलकर के एक लास्ट में जीरो बनाते हैं, एक लास्ट में क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। दो पाँच और दो दो मिलकर के लास्ट में क्या बनाते हैं, दो जीरो बनाते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई हैं। तो फैक्टोरियल चार के बाद में कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, जब उसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जैसे हम फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 10 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 10 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका सेम मतलब क्या है कि 10 गुना में, 9 गुना में, 8 गुना में, 7 गुना में, 6 गुना में, 5 गुना में, 4 गुना में, 3 गुना में, 2 गुना में एक, यही मतलब है ना इसका। और जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 है, इस 10 को मैं 5 गुना में 2 लिख सकता हूँ। और एक 5 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे है, दो बार 5 आ गया ना। और एक दो यहाँ हो गया, यहाँ से भी, यहाँ तो 3 बार 2 है, ठीक है। लेकिन कितनी बार क्या हो, हमें सबसे कम वाला देखना होता है। तो सिर्फ दो पाँच है ना, सिर्फ दो दो के साथ मिलकर के लास्ट में क्या बना देंगे, डबल जीरो बना देंगे। लास्ट में क्या बना देंगे, डबल जीरो। और आपको ये पता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में दो जीरो है तो वो चार से कंप्लीट भाग होगा, चार से क्या होगा, डिविजिबल होगा। वो क्या होगा, चार से डिविजिबल होगा। ये बात भी आपको पता। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो 76 का फैक्टोरियल, जब 76 का फैक्टोरियल इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, लास्ट में जीरो आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाँच के फैक्टोरियल में ही जीरो आ जाती है लास्ट में। तो पाँच के फैक्टोरियल से कितना भी बड़ा नंबर ले लें हम, सबके लास्ट में क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी कि 76 के फैक्टोरियल को सोल्व करने के बाद एक ऐसा नंबर आएगा जिसका इकाई का अंक जीरो है, तो उसकी 90 पावर 8, यानी कि 98 क्या उसकी पावर है। तो जिसके लास्ट में जीरो है और उसकी कितनी भी पावर कर दें, जो परिणाम आएगा उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखें, ठीक। अब सेम चीजें होगी, 73 फैक्टोरियल
अब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, 0 की कितनी भी पावर कर दो 0। अगर यहीं पे 0 आ गया तो बाकी कुछ भी हो हमें मतलब ही नहीं है उस चीज से। हालांकि यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा लास्ट का, और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होना, अगर कुछ और हो जाता तो भी 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए दिए गए हैं। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको डराने के लिए दिए गए। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, कुछ मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। और आपको ये पता है कि 5 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसका इकाई अंक 0 है, जिसका इकाई अंक क्या है, 0 था ना, 120। ठीक है, और अब इस नंबर की मैं किसी भी नंबर में गुना कर दूं, किसी भी नंबर में, तो क्या लास्ट का अंक 0 नहीं आएगा, आप कहेंगे सर की बिल्कुल जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है, 0 होगा। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ देखो, यहाँ भी बिल्कुल सेम कहानी है। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल आया, जब यहाँ पे 5 के फैक्टोरियल को इसको मैंने सोल्व किया, देखो उसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि 1 की पावर 1, इसका मतलब है कि 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 की पावर 6। 3 के फैक्टोरियल को खोलेंगे हम तो 3 गुना 2 गुना 1, और ऊपर भी 3 गुना 2 गुना 1। लेकिन जब 5 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 की पावर 120। अब यहाँ पे ही अगर 0 आ गया तो उसकी कितनी भी पावर कर दें, लास्ट का अंक तो 0 रहेगा। और उसके गुना में भी कितने भी अंक हो, उसके गुना में इधर भी कितने भी अंक हो, जब इस संख्या के इकाई का अंक 0 है तो सबको वो क्या बना देगा, 0 बना देगा लास्ट में। तो लास्ट में क्या होगा, 0। ठीक है, तो सी, क्योंकि पीछे की क्लास में हमने सीखा था ना सब कुछ, जैसे कि 25 गुना 26 गुना 27, और लास्ट में मैंने 30 लिख दिया, लास्ट टाइम क्या है, 0। 7 की 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 से 0, 5 से 0, जब गुना करेंगे तो लास्ट का अंक जो होगा ना परिणाम का, उसका 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 हो गया, 28। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखें, अब की बार क्या कर दिया, अब की बार ऊपर दे दिया 89 का फैक्टोरियल, 77 का फैक्टोरियल, 85 का फैक्टोरियल। देखिए, अभी अभी हमने एक बात सीखी थी, और वो बात क्या सीखी थी कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर मैं इस 4 के फैक्टोरियल को 4 से भाग दूं तो मैं ये कहूँ रिमाइंडर कितना आएगा। तो मुझे ये बताएं कि जब मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो ये 4 इस 4 से कंप्लीट भाग जा रहा है, तो 4 का कितना भी मल्टीपल हो, 4 का कितना भी मल्टीपल हो, वो कंप्लीट संख्या 4 से हमेशा भाग जाएगी, जाएगी। यानी कि 4 के फैक्टोरियल को 4 जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 5 के फैक्टोरियल जब इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो यहाँ भी तो 4 आता है, इससे बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा, उसको जब मैं 4 से भाग दूंगा उसमें भी तो 4 आएगा। तो 4 का कितने भी मल्टीपल हो वो सारा का सारी संख्या 4 से कंप्लीटली भाग जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो 89, तो इस 89 के फैक्टोरियल को जब मैं खोलूंगा तो 89 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई इसी तरीके से 87 और 1 तक जाएगा। तो 88 भी 4 से भाग जाता है तो इसका मल्टीपल होगा वो भी सब भाग जाएगा, और कहीं ना कहीं 4 भी आएगा, तो 4 भाग जाएगा तो सारी की सारी गुना भी 4 से भाग जाएगी। तो यानी कि ये वाला 4 से कंप्लीट भाग होगा, और 4 से कंप्लीट भाग होगा इसका मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या होती है, 81। यानी कि यहाँ से जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस का निशान है, प्लस का निशान देंगे, तो ये भी 4 से कंप्लीटली भाग होगा, ये भी 4 से कंप्लीटली भाग होगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 6। ठीक है, 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 6। अब कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, तो 8 की पावर 4 का इकाई का अंक तो नहीं याद रहता, तो 8 की पावर 2 का तो रहता है ना, 8 का स्क्वायर 64,
तो जब 64 गुना 64 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 16 यानी कि 6 आएगा। ठीक, तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। फिर प्लस का निशान था तो प्लस का निशान दे दिया। 4 से कंप्लीट भाग जाता है यानी कि 9 की पावर 4 और 9 की पावर इवन होगी तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, तो 6 और 1 7 और 7 और 1 8, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको इस लेवल के क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें कि सर हमें तो ग्रुप डी की तैयारी करनी है, ठीक है, हमें तो सिर्फ 10th लेवल की तैयारी करनी है, हमें तो सिर्फ 12th लेवल की तैयारी करनी है, हमारे पेपरों में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ये भूल सबसे पहले बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ना लगता है मुश्किल। ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि बस आसान आसान क्वेश्चन हमें करवा दें सर और हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी कि अब जब पे कमीशन लगेगा तो ग्रुप डी के एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम सैलरी 50,000 होगी। अब 50,000 रुपए आपको कोई ऐसे नहीं दे देगा। ठीक है, वैकेंसियां जो निकलती हैं वो बहुत कम निकलती हैं और उनको अप्लाई करने वाले क्या हैं, बहुत तादाद की संख्या में। ठीक है, तो अब किसको नौकरी मिलेगी? तो नौकरी उसको मिलेगी जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा। ठीक है, तो जो ग्रुप डी का यानी कि अगर 10th लेवल के पेपर की अगर मैं बात करूं तो 10th लेवल का जो पेपर है उस 10th लेवल के पेपर के लिए 12th किया हुआ बच्चा भी बैठा है पेपर में, ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा भी बैठा है उसी पेपर को देने के लिए। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइन ग्रेजुएट लेवल यानी कि कंबाइन ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, जो हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता चाहे आप ग्रुप डी में लग जाओ, आपको बिना सिलेक्शन के कोई नहीं पूछता। तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या है, वो बच्चे भी ग्रुप डी का पेपर देंगे, वो बच्चे भी 10th लेवल का पेपर देंगे जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब उन बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो उन बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है तो अगर आसान पेपर आया तो 100 नंबर के पेपर में से वो तो 100 नंबर के 100 के 100 कर देंगे। अगर उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए तो जो भी एजेंसी होती है जो पेपर बनाती है उस एजेंसी को क्या लगेगा या उस पर क्या सवाल उठेंगे कि आपने इतना आसान पेपर बना दिया कि बच्चों ने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए। तो कभी भी जो पेपर बनता है वो आपके लेवल को देख के नहीं कि आपने 10th किया है आपने 12th किया है कितना आसान पेपर बनाए। वो जो पेपर डिसाइड होता है ना वो उस पेपर में बैठने वाले बच्चों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है डिसाइड होता है। ठीक है, अगर इंटेलिजेंट बच्चे बैठेंगे, अगर मान लो 2,000 वैकेंसियां और 2,000 वैकेंसियों के लिए 5,000 इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर 5 के 5,000 ने वो 100 का 100 पेपर कर दिया तो किसको जॉब देंगे भाई। इसलिए पेपर का लेवल हमेशा टफ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कभी ना सोचें कि आसान आसान क्वेश्चन करके और आप नौकरी ले जाओगे, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एसएससी के अंदर जो भी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे पूछ लेते हैं, लेकिन एसएससी के अंदर एमटीएस से लेकर के, ठीक है, एमटीएस से लेकर के दिल्ली पुलिस, ठीक है, सीएचएसएल, ये सब के सब, क्योंकि इतनी तादाद में बच्चे जो है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतनी शिफ्टों में पेपर होते हैं और बहुत ज्यादा बार आपको सुनने के लिए मिलता है कि सर बहुत मुश्किल पेपर आ गया, बहुत मुश्किल हो आ गया, मेरी शिफ्ट ऐसी थी। तो बेटे ऐसा है कि वैकेंसियां बहुत कम निकलती हैं। ठीक है, एक तो कम निकलती हैं, एक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद निकलती है। ठीक है, अब 5 साल में आपको कोई मौका मिला है, मान लो 5 साल में नहीं तो 4 साल में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई। ठीक है, और आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने के बाद आप ये सोच रहे हो कि काश मेरा पेपर है ना वो एक तो मेरा नजदीक आ जाए, एक वैसे आ जाए जैसे मैं चाहता हूँ, यानी कि आसान शिफ्ट आ जाए, और वो आसान शिफ्ट नहीं आई तो आपके सपनों का पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, यानी कि तैयारी ऐसी करो
कि कैसा भी पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, आपका पेपर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, ये जो मैथ है, ये मैथ ये मैथ आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे एचएसएससी की तैयारी करो, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, यानी कि मैथमेटिक्स तो पूछा ही पूछा जाएगा। और अगर आपका मैथमेटिक्स पे कमांड अच्छी है तो आपकी रीजनिंग पे कमांड ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और ये मैथ और रीजनिंग आपके एसएससी का 50% कवर करके चलते हैं मोस्टली पेपर के अंदर। और जिस बच्चे का ये 50% वीक रह जाएगा, वो कहाँ सिलेक्शन ले पाएगा बेटे? सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप वो सारी चीजें नहीं सीखेंगे। जब तक आपको आसान आसान क्वेश्चन सीखने की आदत पड़ी रहेगी ना, तब तक आप वहाँ आज के दिन कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार ऐसी तैयारी करो, अगर आपने एक टॉपिक सीख लिया, आपने टॉपिक सीखा नंबर सिस्टम, ठीक है, आपने टॉपिक सीखा एवरेज, यानी कि आप किसी भी पेपर में बैठो, चाहे वो पेपर ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ठीक है, वो हरियाणा पुलिस का पेपर हो, वो दिल्ली पुलिस का पेपर हो, अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो मेरा क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। और हम उसी लेवल की तैयारी करके जो है चल रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैं ये कहूँ कि आपको कोई युद्ध लड़ना है, ठीक है, और उस युद्ध को लड़ने के लिए कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, सामने वाला कैसा है, ताकतवर है, तो आप कैसे तैयारी करके जाओगे? तो आपका जवाब ये होगा कि सर अगर सामने वाला ताकतवर है ना, तो मैं अपने बैग में ऐसी ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर के जाऊंगा कि सामने वाले को हरा दूं। यानी कि बंदूक होनी चाहिए, चाकू लेके थोड़ी जाओगे, AK-47 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे एटम बम अगर तो नहीं है, लेकिन बम तो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि सामने वाले को हराने के लिए अच्छे खासे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, कि सामने वाला कैसा भी वार करे, हमारे पास उसके पलट वार के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये जो मैथ है ना, ये जो मैथ है, मैं जो अब आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपके उस झोले में वो अस्त्र शस्त्र डाल रहा हूँ। और ये अस्त्र शस्त्र जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, ये नंबर सिस्टम, तो आपको मैथमेटिक्स की ऐसी नॉलेज हो चुकी होगी कि आप किसी भी चैप्टर को, चाहे कोई भी टीचर, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, या आप चाहते हो कि मैं उस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, इतना बेस मजबूत हो जाएगा, इतना बेस मजबूत हो जाएगा कि किसी भी चैप्टर में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले सवालों को आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना जरूरी है, अपना पेशेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। कुछ ज्यादा ही देर लगा दी मैंने बताने में, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन को देखो भाई, सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, सब सारे के सारे किसमें हैं, जोड़ के हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको ये फैक्टोरियल सिखाने से पहले कुछ बताया था कि फैक्टोरियल 1 कितना होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 गुना 1 2। फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 गुना 2 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 गुना 3 गुना 2, यही होगा ना, यानी कि 24। और फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 120। और इसके आगे कुछ भी हो हमें जानना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जानना है? क्योंकि हमसे पूछा है इकाई का अंक, और 120 यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0। तो यहाँ जितने भी आएंगे उन सब का इकाई का अंक 0 आएगा, सब का इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो, इसको अगर आसानी से मैं इस तरीके से जोड़ूं, 1 2 6 24 120, और यहाँ पे कोई संख्या है 0, यहाँ पे कोई संख्या है लास्ट का अंक 0। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इनको जोड़ कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई के अंक में क्या क्या जुड़ेगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई का अंक 3, और 3 में 0 जुड़ेगी तो 0, यानी कि क्या होगा, 3 हमारा आंसर होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन, 1 का फैक्टोरियल पावर 5, 2 का फैक्टोरियल पावर 10, 3 का फैक्टोरियल पावर 15, 4 का फैक्टोरियल पावर 20। अब 5 का फैक्टोरियल, आपको ये पता है बेटे कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, और 120 अब ये कितनी भी पावर हो तो यहाँ से तो जो इकाई का अंक आएगा वो तो जीरो आएगा ना, ठीक है। और इससे आगे भी इकाई का अंक क्या रहेगा, जीरो जीरो, सब में जीरो जीरो आएगा। तो हमें सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन करनी थी। इतनी सी कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि ये जो है वो 1 की पावर 5 है, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 की पावर 10, 3 का फैक्टोरियल की 3 दूनी 6, 6 की पावर 15, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल मतलब 24, 24 की पावर 20, 24 की पावर 20, ठीक। अब हमें सिर्फ इनका देखना था कि इकाई का अंक क्या आएगा, क्योंकि आगे तो जीरो आएगा। तो 1 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक क्या रहता है, 1 रहता है। 6 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। 10 है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, क्योंकि 8 भाग चला जाएगा। और 2 शेषफल का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। प्लस का निशान है सबके अंदर। यहाँ देखें, 4, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन का मतलब क्या है, 6, ठीक है। इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, और 17 में इकाई का अंक क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आया, 7, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये वाला देखो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ 10 सेकंड के लिए। दिमाग में थोड़े से घोड़े दौड़ाओ कि इसको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, या वीडियो पॉज करके आप निकाल के देख लेना, ठीक है। और फिर अगर नहीं निकल के आए तो वीडियो प्ले कर लेना, मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 ही लिखते हैं ना। फिर यहाँ पे पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, लास्ट में क्या लिखा गया है, 99 और 100। इसका मतलब क्या है कि 1 से शुरू होके 100 तक, यानी कि जो सारे के सारे जो ये डिजिट है ना, ये 100 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं, 100 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आए हैं, 100 बार आए। अब मैं इनको थोड़ा अलग तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं 4 को एक साइड लिख लूँ और 9 को एक साइड लिख लूँ, तो 4, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, यानी कि इसी तरीके से चलता जाएगा, और 4 की पावर 99, ठीक है, 4 की पावर 99। फिर मैं 9 को लिख लेता हूँ, 9 की पावर 2, फिर मैंने लिखा 9 की पावर 4, फिर मैंने लिखा 9 की पावर 6, और इसी तरीके से लास्ट में क्या आएगा, 9 की पावर 100, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने इन सब को एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया, यानी कि 4 को एक से एक तरफ लिख दिया और 9 को एक तरफ लिख दिया। वो आप मुझे ये बताएं कि ये सारे के सारे इवन नंबर है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे ओड है, और ये सारे के सारे पावर क्या है, इवन है। तो मैंने कंसेप्ट बताया था क्या, कि जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि यहाँ से लेकर के और मैं यहाँ तक इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 4 की पावर 1 जमा 3 जमा 5 जमा इस तरीके से 99। क्या ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि सारे के सारे बेस सेम है, और पावर क्या हो रही है, पावर सारी की सारी अलग है, तो पावर को क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और सेम इसी तरीके से 9, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्या है, सब सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। तो पावर को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और इस तरीके से क्या हो जाएगा लास्ट 100 तक, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 3 5 7 9
लास्ट में 99। ठीक है, क्या ये सारी की सारी विषम संख्याएं नहीं है? 2, 4, 6, 8, 10, 100, क्या ये सारी की सारी सम संख्याएं नहीं है? तो अगर मैं इन सब को जोड़ूंगा, इन सब को जोड़ने का मैंने तरीका बताया था, ये प्रथम 50 विषम संख्याएं हैं। टोटल 100 थे ना, तो एक से लेकर के जब टोटल 100 थे तो 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं, और 50 कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो 50 विषम संख्याएं हैं, यानी कि प्रथम 50 विषम संख्याएं। और प्रथम 50 विषम संख्याएं निकालने के लिए क्या करते थे हम? अगर n विषम संख्याएं हैं तो n का स्क्वायर, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? n स्क्वायर। तो ये प्रथम 50 विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 50 गुना 50, ये क्या हो जाएगा? 50 गुना 50। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये सारी की सारी क्या है? प्रथम 50 सम संख्याएं। ये सारी की सारी क्या है? प्रथम 50 सम संख्याएं। और प्रथम n सम संख्याओं को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n इंटू में n+1। ठीक है, यानी कि उसकी उससे अगले नंबर में गुना कर दो। तो प्रथम 50 सम संख्याएं हैं, तो प्रथम 50 सम संख्याओं के लिए क्या करूंगा? मैं 50 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं उससे अगले नंबर में। क्या इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे सर आ गई। तो किसी इवन की अगर मैं किसी इवन में गुना करूंगा, गुना नहीं करनी है हमने यहाँ पे, हमें कंसेप्ट यूज करनी है जो हमने सीखे। ठीक है, यहाँ भी हमने कंसेप्ट यूज करनी है जो हमने सीखे। किसी इवन नंबर की किसी इवन नंबर में गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? इवन आएगा। किसी इवन नंबर की किसी ओड नंबर में गुना करेंगे तब भी क्या आएगा? रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। ठीक है, यानी कि 4 की पावर इवन, और 4 की पावर अगर कोई इवन है तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 6। मल्टीप्लाई का निशान तो मल्टीप्लाई का। 9 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1, जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। और 6 की 1 में गुना करेंगे तो 6, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, जो आंसर आया वो क्या आया? 6। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चनों को देता है। जैसे यहाँ पे उसने डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया उसने यहाँ पे? उसने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब कुछ बच्चे इसको डेसिमल समझेंगे या कुछ और कुछ समझेंगे, या किसी को पता नहीं होगा कि इस डॉट का मतलब क्या है। तो इसने सीधा सीधा ऐसे लिखा है कि 11 गुना में 12 की पावर 2 गुना में 13 की पावर 3 गुना में 14 की पावर 4 गुना में 15 की पावर 5 गुना में 16 की पावर 6। यानी कि क्या है इस डॉट का मतलब? इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत लिख दिए भाई। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लिख रहा है कि ऑप्शन गलत लिख दिए क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्या कर लेना, क्योंकि इसको कर लेना आप कोई भी एक ऑप्शन को आप 0 लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना? 0। क्यों? क्योंकि देखो ये 15 है, 15 में इकाई का अंक क्या है? 5। अब इसकी कितनी भी पावर हो, यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 5। अब यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है, और अगर 5 की मैं इवन नंबर में गुना करूंगा, क्योंकि देखो इसकी कितनी भी पावर कर देना है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे हम तो 2 की पावर 2, यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा, क्योंकि 144 होता है ना। इकाई का अंक क्या है? 4। तो इस 5 की अगर 4 में गुना करूंगा तो 20, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। ठीक है, और फिर कितने में भी मल्टीप्लाई करते हैं ना 0 आएगा, तो यानी कि आंसर क्या होगा? 0। ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो 0 जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक, यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अभाज्य संख्या का 2 और 5 को छोड़कर इकाई का अंक हो सकता है। अब देखिए कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका जो इकाई, यानी कि पहले तो कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यही तो पॉसिबल है ना कि इनमें से कोई एक हो। अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यानी कि मैं 2 को हटा दूं। अब 2 कैसा है? अकेला इवन प्राइम है। 2 कैसा है? अकेला इवन प्राइम। 2 के अलावा कोई भी ऐसी इवन संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कैसा हो? प्राइम हो। जो कैसा हो? प्राइम हो। अगर कोई भी इवन नंबर नहीं होगा 2 के अलावा जो प्राइम होगा, तो सीधी सी बात है कि जो प्राइम संख्या होगी उसका इकाई का अंक इवन नहीं हो सकता। उसका इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता? इवन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इवन हो गया तो वो तो 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 0 भी नहीं हो सकता किसी संख्या का। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने मना कर दिया। 5 भी इसने मना कर दिया। ठीक है, 6 भी नहीं होगा क्योंकि एक इवन नंबर है, किसी अभाज्य संख्या का इकाई का अंक सम संख्या नहीं होगी। 8 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 4 भी नहीं हो सकता। तो क्या बच गया? बच गया 1, बच गया 3, बच गया 7 और बच गया 9। ठीक, ये हो सकते हैं भाई। 1, 3, 7, 9 हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो 11 कैसा है? प्राइम नंबर, इकाई का अंक 1 है। 13 कैसा है? प्राइम नंबर, इकाई का अंक क्या है? 3 है। 17 कैसा है? प्राइम नंबर, इकाई का अंक क्या है? 7। 19 कैसा है? प्राइम नंबर, इकाई का अंक क्या है? 9। ठीक है, तो 1, 3, 7, 9 हो सकते हैं। तो 1, 3, 7, 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 1 और 7 ये इनकी होते तो ये भी हैं, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे ऑप्शन के अंदर क्योंकि 1 और 7 इस ऑप्शन में आ चुके हैं। ठीक है, या कई बार ऐसा हो कि ए ऑप्शन भी ठीक हो, बी ऑप्शन भी ठीक हो, सी ऑप्शन भी ठीक हो और डी ऑप्शन ऐसा हो कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी के सभी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है। क्योंकि ए को हम ठीक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। बी को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। या तो ऑल ऑफ दीज होगा या फिर अगर लिखा हो कि नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी डी पे जाएगा। ठीक है, अगर तीनों के तीनों ऑप्शन बन रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या? देखो 5 तो उसने पहले ही अवॉइड कर दिया था। ठीक है, 1, 7, 7, 9 ये सब के सब आगे ना, तो ऑल ऑफ दीज है, ये इसी का है। इनकी 1, 3, 7, 9 जो भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखें यहाँ पे 4, 5, 9, 4, 6। देखो 4, 5, 9 मल्टीप्लाई क्या है? 4, 6 मल्टीप्लाई 2, 8 और यहाँ पे हो गया स्टार और मल्टीप्लाई में 4, 8, 4। ये कह रहा है कि जब इन सब की गुना करते हैं तो इकाई का अंक 8 आता है, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा? ठीक है, तो अब ये देखें आप 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9, 9 छके 54, इकाई का अंक 4 आया। इस 4 की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। यानी कि एक ऐसी संख्या आएगी इन सब की गुना करने के बाद जिसका इकाई का अंक 6 हो और फिर मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा? 2, 8 और स्टार। इनकी सीधा सीधा मतलब क्या है कि इस इकाई का स्टार के साथ मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि 6 की मैं स्टार के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो इकाई का अंक हो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और न्यूनतम अंक पूछा उसने, तो आप 1 पुट करोगे। देखो यहाँ से तो जब जैसे आप 3 पुट करोगे न्यूनतम अंक जो दिए गए हैं उसमें से न्यूनतम देखेंगे सबसे छोटा। जैसे ही आप 3 उठाओगे, जैसे ही आप 3 उठाओगे तो 6 3 18 और 18 में इकाई का अंक क्या आ गया? 8 आ गया। तो अगर 8 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। लेकिन वैसे भी अगर ऑप्शन ना दिए होते और अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता तो आप पहले 1 पुट करके देखते, 6 एकम 6 नहीं आया। 2 पुट करते, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे ही आप 3 पुट करते तो 6 3 18 यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाता? 8 आ जाता। तो 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या, इफ n इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि एक का जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है 2, क्योंकि 2 गुना में एक 2। 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल, क्योंकि 3 दूनी 6। 4 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के इक्वल। 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 120। यानी कि पांचवें फैक्टोरियल के बाद क्या होगा कि इकाई का अंक 0 आएगा। पांचवें फैक्टोरियल के बाद क्या होगा, इकाई का अंक 0 आएगा। तो एक का फैक्टोरियल को जब सोल्व किया तो इकाई का अंक 1 आया, 2 के फैक्टोरियल को सोल्व किया तो इकाई का अंक -2, क्योंकि 2 आएगा। 3 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक 6 आया। 4 के फैक्टोरियल को सोल्व किया तो इकाई का अंक क्या है 4, तो माइनस में क्या हो गया 4। अब प्लस में इकाई का अंक आप 0 करो, माइनस में 0 करो, प्लस में 0 करो, माइनस में 0 करो, इकाई के अंक तो कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। तो मेनली क्या था, हमें यहीं तक निकाल करके देखना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना आप, जैसे कि 6 का फैक्टोरियल है तो 6 के फैक्टोरियल में भी तो इकाई का अंक 0 आएगा, और उन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट के 0 को जोड़ने या घटाने से कोई मतलब तो है ही नहीं। जैसे कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0, इससे अगली संख्या में भी इकाई का अंक 0 आएगा, जब जोड़ेंगे तो क्या 0 जुड़ेगी थोड़ी ना, यानी कि यहाँ तो वही नंबर जुड़ेंगे जो 4 6 2 1 प्लस माइनस वही होंगे। तो 6 और 1 7, ठीक है, और 4 और 2 6, यानी कि माइनस माइनस वाले, -4 -2 -6, 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 7 में से 6 गया तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन लेकिन देखने में ऐसा डरावना सा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया उसने। अब ये देखो 316 है, अब 316 में इकाई का अंक 6 है, और कैसा भी कुछ भी कितनी भी बड़ी पावर कुछ भी दे दे, जो भी सॉल्यूशन आएगा इतने को सोल्व करके, इतने को सोल्व करके कुछ भी सॉल्यूशन आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा 6, और प्लस में क्या है 1। तो अगर मैं इस संख्या के अंदर एक को जोड़ूंगा तो सीधी सी बात है 7 आएगा। क्या आएगा 7, इकाई का अंक क्या आएगा उस संख्या का 7 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन में क्या हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और के, लास्ट में क्या है के, और पावर क्या है 72, इसका इकाई का अंक 6 है। इसका मतलब क्या है, ये जो के है, हमें तो इकाई के अंक से मतलब होता है ना, बाकी का तो हमें इकाई के अंक निकालते वक्त हमें यूज में आता ही नहीं ये चीजें। तो 72, 72 4 से कंप्लीट भाग हो रहा है, 72 अगर 4 से कंप्लीट भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब क्या है कि के की पावर 4, इसका मतलब क्या है के की पावर 4, और के की पावर 4 रखने के ऊपर बात क्या है कि इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो मैं के का क्या मान रखूं, आप जैसे ही यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 6 ही आएगा। 8 की पावर 4, अगर आप के का मान 8 रखते हो तो 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 में भी इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है, क्योंकि करते हैं ना 64 मल्टीप्लाई 64, और 4 चौके 16 यानी कि 6, और 2 रखोगे आप 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। यानी कि इस के की जगह पे मैं 6 रखूं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई, 6 इकाई का अंक 8 रखूं तो भी, 2 रखूं तो भी, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अब ध्यान से सीखना भाई, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाती है कि वो समझ में कम आती है।
ठीक है, और डिफिकल्ट लगने लगते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ठीक है, दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों का योग का अनुपात 5:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा हो, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा हो तो इकाई के अंक का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इकाई के अंक का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने एक संख्या लिख दी आपकी 321। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि इस एक का स्थानीय मान बताओ क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे सर कि 1 आएगा। क्या आएगा? 1। मैं कहूँ कि इस 2 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे सर कि 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। क्यों आएगा? तो ये एक है ना, वो यूनिट प्लेस के ऊपर है। ये जो 2 है ना, ये 10 प्लेस के ऊपर है, और ये जो 3 है ना, ये किसके ऊपर है? 100 प्लेस के ऊपर है। यानी कि इस 3 को अगर मैं सही तरीके से अगर डिनोट करूंगा ना, तो मैं इसको 3 मल्टीप्लाई 100 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाई 100। इस 2 को 2 मल्टीप्लाई 10, और ये यूनिट डिजिट है तो ये यूनिट डिजिट। ठीक है, आप कहेंगे इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है। अब मुझे दहाई का अंक नहीं पता क्या है, तो अगर मैं दहाई का अंक ये मान लूं कि दहाई का अंक x है, मैं ये मान लूं कि अगर ये दहाई का अंक x है, तो जो इकाई का अंक होगा वो x+1 होगा। वो क्या होगा? x+1। ठीक है, कोई और? हम्म, अगर दहाई का अंक x है, अगर दहाई का अंक x है, तो इकाई का अंक क्या होगा भाई? x+1 होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप? इतना सा समझ में आया कि यदि दहाई का अंक अगर x है, तो इकाई का अंक x+1 है। ठीक है, और अब मान लो आपको ये संख्या लिखनी है, आपको मान लो ये 21 ही लिखना होता, तो ये 21 लिखने के लिए आप क्या करते? आप 20+1 करते। 20+1 का मतलब क्या है कि इस 2 का स्थानीय मान और इस 1 का स्थानीय मान को दोनों को जोड़ देते हैं। 2 का स्थानीय मान 20 था, 1 का स्थानीय मान 1 था, तो संख्या अगर मेरे को 21 लिखनी है तो मैंने 20 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो ये x और ये x+1 लिखा है, अगर मैं इसको संख्या की तरह लिखना चाहूँ, जैसे कि 2 था, ये 1 था, टोटल संख्या 21 थी, तो ये टोटल संख्या क्या लिखी जाएगी? तो ये 10x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 10x। क्यों? क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है, और दहाई के स्थान पे होता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया था, फिर उसमें 1 जोड़ा गया, तो इसमें क्या किया जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यानी कि ये जो है ना, ये क्या है? ये 10x है। ये क्या है बेटे? 10x है। या मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ये 10x है। इसका स्थानीय मान क्या है? 10x। और इसका स्थानीय मान क्या रहेगा? ये तो यूनिट डिजिट पे है, तो x+1। तो अगर मैं इस संख्या को लिखूंगा तो इस संख्या, ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी 10x प्लस में x+1। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10x और एक x जुड़ के 11x। ठीक है, और प्लस में 1। यानी कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है ना, वो 11x+1 है। यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो 11x+1 है। और अब अगर मैं ये कहूँ कि इसके इकाई के अंक और दहाई के अंक का जोड़, देख क्या कह रहा है इसने? दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होगी? 11x+1, क्योंकि 10x का ये जो है ये और ये, ठीक है, दोनों को मिला करके क्या बना? 11x+1। ठीक है, दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों का योग। अच्छा, अंक कौन से थे? ये वाला x था और ये वाला क्या था? x+1। जब इनको जोड़ेंगे हम, ये वाला x था और ये क्या था? x+1। दहाई का अंक जो था उससे इकाई का अंक एक ज्यादा था, तो इन दोनों का योग करेंगे। ठीक है, क्या योग करेंगे? यानी कि x+1 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x+1। ये हो जाएगा 2x+1। ठीक है, तो ये तो आ गया जोड़, ये तो उन दोनों का जोड़ आ गया, और ये आ गई संख्या। ठीक है, और अब क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है।
कि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का योग का अनुपात, यानी कि संख्या क्या है, संख्या है 11x+1 और जोड़ क्या है 2x+1। ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसके इक्वल है, 5:1, यानी कि 5/1 के इक्वल। ये किसके इक्वल है, 5/1 के इक्वल। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 की 11x और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे या इसको उधर लेके जाएंगे तो 5 की एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई होगी और एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 दूनी 10x और प्लस में क्या हो जाएगा 5। इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या होगा कि 10x है, इस 10x को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, क्योंकि इधर 11 है ना, इधर ज्यादा है, तो ये इधर आके घट जाएगा और ये +1 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 10x और उधर क्या है 5-1, उधर क्या हो जाएगा 5-1। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ गया 4। x का मान क्या आ गया 4, यानी कि जो दहाई का अंक है, जो दहाई का अंक है उस दहाई का अंक का हमने पता चल गया, यानी कि x का मान क्या आ गया 4 आ गया। और हमें निकालना क्या था, हमें तो इकाई का अंक निकालना था, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है, यानी कि 4+1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 4+1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम कोई टॉपिक सीख रहे हैं तो मैं आपको हर वो क्वेश्चन जो मुश्किल है, आसान है, चाहे वो किसी भी तरीके से सोल्व करता हो, सब का सब क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा कि उसके बाद आप इस टॉपिक से निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो। चाहे कितना भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन यहाँ पढ़े हुए से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखें, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एक ये और एक और। ठीक है, उसके बाद क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक, अभी देखो 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर का क्या है स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, और ये सारे के सारे प्रथम प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी प्रथम 99 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, और 99 तक की प्राकृत संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहूँ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो। ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सम निकालना हो, योग निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 और इंटू में 2n+1 बटे में 6। ठीक है, जैसे यहाँ पे 99 तक दे रखा है, इस n का मान क्या है यहाँ पे 99। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 99 मल्टीप्लाई n+1 यानी कि 99 गुना में 99 से अगला नंबर यानी कि 100 मल्टीप्लाई 2n, यानी कि 99 की 2 में गुना करेंगे तो 198, और 198 और एक 199, यानी कि यहाँ पे क्या है 199, और बटे में क्या आ गया 6। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 पे, 2 से काटेंगे तो 50 पे। ठीक, 3 से काटेंगे तो 33। अब आपको पता है ये बात कि इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है तो हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था 0 था। ठीक, आ गया होगा समझ में। आगे वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 की 3, 2 की 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, यानी कि प्रथम n
प्राकृत संख्या, सारे की सारे नेचुरल नंबर है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई? फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू में n+1 बटे में 2 और इस सारे का क्या होगा? वर्ग। ठीक, इस सारे का क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला था इसको निकालने। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? 99, n का मान क्या है? 99। तो 99 गुना में 100 बटे में क्या? 2 और इस सारे का जो है वो होल स्क्वायर, यही होगा। तो 2 से काटेंगे 50। अब आपको पता है कि जब 99 की मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे जो है वो समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और यही कहूँगा कि अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो आप कमेंट में बताया करें कि सर कोई इशू है या सही से पढ़ाते हैं या कोई भी इशू है, तो आप अपना कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, और जैसे ही नई क्लास आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लिया करें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।